चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 और 21 के लिए यानी कि 21-22 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका साइंस का होगा, यानी कक्षा 10वीं का होगा। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही मीडियम वाले दे सकते हैं, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी कि दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना फ्रेंड्स। ये है क्वेश्चन पेपर खास करके एमपी बोर्ड वाले के लिए है, बट ये लिया तो एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया है, इसलिए ये सभी बोर्ड वाले देख सकते हैं। खास करके एमपी बोर्ड वाले जरूर देखें। तो मैक्सिमम मार्क यानी कि 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला निर्देश है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न पत्र में दिए गए यानी निर्देश सावधानी पूर्वक आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि पहले तो आपको निर्देश पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आपको उत्तर लिखना होगा। थर्ड वाला भी इसी तरीके से पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके अंतर्गत आपको सही विकल्प का चयन करना होगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जोड़ी मिलान एवं सही शब्द का एक वाक्य में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आपको मिलेगा। तो इसी तरह से आप सभी यानी कि इस निर्देश को पढ़ लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी आपको इंग्लिश वाली पढ़ लीजिए। फिलहाल के क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला वाला आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके सभी क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं इस पहले वाले क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और बाकी की आपके लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बाद को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन के दुर्बल अम्ल कौन सा है। ऑप्शन ए क्या एसिटिक अम्ल है, या फिर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक एसिड है। तो आप सभी को पता होगा जो दुर्बल एसिड होता है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो उस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और वीडियो के लास्ट में बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो दुर्बल अम्ल जो होता है वह क्या होता है, वह एक एसिटिक अम्ल है, यानी कि एसिटिक जो अम्ल होता है तो वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ CH3COOH, यानी कि ये क्या होता है, यह एक एसिटिक एसिड होता है जो कि दुर्बल अम्ल होता है। बट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो होता है यह एक प्रबल अम्ल में आता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है। इसको भी आप ध्यान में रखना है, यानी कि इन सभी के फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। तो इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है, इनके फॉर्मूलाज भी। तो दुर्बल अम्ल जो है तो वह एसिटिक अम्ल है और ये तीनों ही आपके प्रबल अम्ल में आते हैं, इसलिए आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, या फिर ऑप्शन नंबर सी सामान्य लेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। तो आप सभी को पता होगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो वह दोष यानी कि वह निकट यानी कि वह दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को या फिर किसी भी जानवर को निकट का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो उस मनुष्य के या फिर उस जानवर के जो नेत्र में कौन सा दोष होगा, तो उस जानवर के या फिर उस मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा। तो उससे कौन से यानी कि उसके सोल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड भी काफी महत्वपूर्ण है, एक किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए एमीटर है, ऑप्शन नंबर बी विभव मापी है, या फिर ऑप्शन नंबर सी वोल्टामीटर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी लैक्टोमीटर है। तो आपको पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम वोल्टामीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। और एमीटर का उपयोग हम विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं और विभव मापी का क्या किस में करते हैं, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन क्या होता है। तो आपको पता होगा CH4 होता है। तो CH4 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता होगा CH4 किसका फॉर्मूला होता है, ऑप्शन ए मीथेन का होता है, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन का होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन का होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एथेन का होता है। तो आप सभी को पता होगा जो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य संगठन होता है वह मीथेन का होता है, यानी कि CH4 का होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ऑप्शन ए व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस यानी कि WBC में, या फिर ऑप्शन नंबर बी रेड ब्लड कॉर्पसेस यानी कि RBC में, या फिर ऑप्शन नंबर सी लसिका में, या फिर ऑप्शन नंबर डी रक्त प्लेटलेट्स में। तो आपका जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? तो आप सभी को पता होगा जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह रेड ब्लड कॉर्पसेस यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर आप देख रहे हो तो इसे आप इंग्लिश मीडियम के यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आप सभी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये सभी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है कि लेंस यूज्ड इन शॉर्ट साइटेड यानी कि साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो आपको पता होगा यानी कॉन्सेव लेंस का किया जाता है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कॉन्सेव यानी कि लेंस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 यानी सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सेकंड भी आपका 5 अंक का है, यानी क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता होगा नर तथा मादा युग्मक जब मिलती हैं तो उनके मिलन की अभिक्रिया जो कहलाती है, यानी कि जो क्रिया होती है उसे हम निषेचन कहते हैं, यानी कि निषेचन कहलाती है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? निषेचन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण है कि वायुयान बनाने में ऑप्शन नंबर यानी कि डेड डैश मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वायुयान यानी कि हेलीकॉप्टर बनाने में? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपका सही जवाब होगा तो वह कौन सा होगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो आएगा आपका, तो आपका यहाँ पर आएगा ड्यूरेलिनियम यानी कि ड्यूरेलियम आपका यहाँ पर आ जाएगा ड्यूरेलियम, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ड्यूरेलियम। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको यहीं पर लिखना है, यानी कि यही लिखना होगा ड्यूरेलियम, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड भी काफी महत्वपूर्ण है कि कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने का गुण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपको क्या आना चाहिए कि कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने का गुण क्या कहलाता है? तो आपको सभी को पता होगा जो कहलाता है इनकी श्रृंखलन कहलाता है। आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? श्रृंखलन, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा श्रृंखलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एंड क्लोरोफिल कार्बन को हम यानी गैसों कहा जाता है, यानी किसको गैसों की यानी किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस कहा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण है कि 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई जाने वाली यानी कि दिखाई देने वाले धूमकेतु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं हेली, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा हेली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। खंड आ और खंड बा आपके सामने उपस्थित हो चुका है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दर्शाने वाला उदाहरण क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दर्शाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा यानी कि विद्युत बल्ब द्वारा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दर्शाता है, यानी कि उदाहरण है तो विद्युत बल्ब ले लेते हैं। तो विद्युत बल्ब जब जलता है तो वह उसमें प्रभाव दर्शाता है, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 5 वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण किस में होता है? तो आप सभी को पता होगा यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, यानी कि आयरन का अयस्क है। और हल्दी क्या है? तो हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, यानी कि आपका विकल्प थर्ड पर चला जाएगा, एंटीसेप्टिक दवाई है। और सौरमंडल क्या है? सौरमंडल का चमकदार ग्रह क्या है? तो शुक्र है। और शुक्र अगर बात करें कि शुक्र क्या कहलाती है? तो बुध ग्रह की यानी कि बहन कहलाती है, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे इंग्लिश मीडियम वाली ही विस्तार के साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? आपको यहाँ पर देखना होगा कि एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, वेरी वेरी मोस्ट है, काफी महत्वपूर्ण है, हर बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मानव पाचन तंत्र में कौन सा भाग जठर रस स्रावित करता है? तो आपको पता होगा कि मानव पाचन तंत्र में वह कौन सा भाग है जो कि जठर रस स्रावित करता है? तो आपको पता होगा वह कौन सा है? तो वह आमाशय है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आमाशय यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आमाशय मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्ताल्पता हो जाता है, यानी कि एनीमिया हो जाता है, रक्ताल्पता। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको यही लिखना होगा, यानी कि रक्ताल्पता, जिसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कठोर एवं
धातु कौन सी है? तो क्वेश्चन थर्ड भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा कठोर एवं रणनीतिक धातु की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो आएगा आपका कि टाइटेनियम, यानी कि टाइटेनियम आपका यहाँ पर आ जाएगा। टाइटेनियम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि टाइटेनियम आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, टाइटेनियम है। यहाँ पर बात करें अधातु की तो आपका हीरा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एल्कोहल का नाम लिखिए जो अत्यधिक विषैला होता है, तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम आपको पता होगा, यहाँ पर आता है मेथनॉल। यानी कि मेथनॉल क्या है? तो मेथनॉल एक ऐसा अत्यधिक विषैला अल्कोहल है जिसे हम कहते हैं मेथनॉल, जो कि क्या है? सबसे ज़्यादा जहरीला है, अर्थात विषैला है, यानी कि मेथनॉल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? तो जुपिटर है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति आपको यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण आ चुका है, आप सामने है, काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है? तो आपको यह क्वेश्चन बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा और मिनिमम 30, यानी कि आपको क्या देना है? यानी कि 30 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना होगा, यानी कि मिनिमम 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। थर्ड अथवा वाला क्वेश्चन है कि दूरदर्शी यंत्र किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल के मैं आपको नोट्स के तरीके से अभी आंसर बताऊंगा। फिलहाल के मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है। तो प्रकाश के परावर्तन से हम क्या समझते हैं? समझते हैं इसका आंसर क्या होगा कि मान लो, यानी कि प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम से जब लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। यानी कि परावर्तित किरण, अपवर्तन, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब एन परावर्तन कोण, ये तीनों ही यानी कि एक ही तल में स्थित होते हैं। अभिलंब यानी कि ये तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। और क्या होता है कि परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और परावर्तन कोण तथा यानी कि अपवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि दूरदर्शी यंत्र हम किससे कहते हैं? दूरदर्शी यंत्र यानी कि दूरबीन को कहते हैं। तो उसे हम किस तरीके से यानी कि दर्शा सकते हैं? तो आपका आंसर आ चुका है, सामने ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो वो ये होता है कि प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है। यानी कि इस तरीके से आप अगर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे नोट्स में लिखना है कि प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तब उसका अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में लौट जाता है, यानी कि उसी दिशा में लौट जाता है। प्रकाश के इस प्रकार लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह बुक से ली गई है परिभाषा, इसलिए आप इसे ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो तो आपकी अपनी भाषा में हो जाएगी परिभाषा, बट इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा था, यानी कि दूरदर्शी यंत्र क्या, यानी कि क्या समझते हैं? तो वह प्रकाशिक यंत्र जो दूरस्थ वस्तुओं का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, दूरदर्शी यंत्र कहलाता है। यानी कि दूरबीन, यानी कि आपका क्या आ जाएगा आंसर? तो दूरबीन आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि परिभाषा पर पूर्णांक यानी पूर्ण अंक मिलेंगे आपको। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए आप इसी तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन 7 का कह रहा है, यानी कि विभव। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विभव किसे कहते हैं, इसका सही मात्रक क्या होता है? तो अनंत से, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि अनंत से विभव यानी कि किसमें, यानी कि विद्युत क्षेत्र तक आने वाली, यानी कि जो यानी कूलॉम होता है, उस तरीके से आप समझ सकते हो। आवेश में उसको पूरी परिभाषा की तरह समझाऊंगा आपको, तो आप देख सकते हैं, यानी कि इसका विभव किसे कहते हैं और इसका सही मात्रक क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बता रहा हूँ। अथवा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कि डीसी विद्युत जनित्र के मुख्य भागों के आपको नाम भी लिखना होंगे, तो मैं सभी का आंसर दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपको समझना होगा, तो देख लेते हैं आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विभव क्या होता है, यानी कि विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु पर इस विभव कहते हैं। इसका सही मात्र क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी कि एकांक से मान लो यह अनंत है, यानी कि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की जो किरण होती है, यह फिर धनावेश, यानी कि जो धनावेश यानी कि कूलॉम को ला रही है, आवेश को ला रही है, तो यहाँ तक लाने में, यानी कि विद्युत क्षेत्र तक किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को, इस बिंदु को हम
क्या कहते हैं, तो विभव कहते हैं। इसका सही मात्रक वोल्ट होता है। तो परिभाषा का एक अंक होगा, मात्रक एक अंक, यानी कि परिभाषा को आपको लिखने पर एक अंक मिलेगा और मात्रक भी आपको एक अंक मिलेगा, यानी कि 2 अंक आपके हो चुके हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डीसी विद्युत जनित्र के आपको मुख्य भाग का नाम लिखना होगा। तो क्षेत्र चुंबक हो जाएगा, आर्मेचर हो जाएगा और कुंडली यानी कि आर्मेचर अथवा कुंडली हो जाएगा, विभक्त सर्वो वलय हो जाएगा और ब्रुश हो जाएगा, यानी कि ये सभी इसके भाग